4 साल रहता छोड़ देता, लगा लेता चाय की दुकान। चाय की कहते हैं ना वो, चाय की दुकान लगा लेता, क्या तकलीफ थी? क्यों भाई? आपका तो अभी तक 2000 से लेकर 2022 आ गए हैं, 20 सालों में आपका तो सत्ता से पेट नहीं भर रहा और रोजगार 4 साल का दे। फार्म भरे क्यों जा रहे हैं, ये सरकार को और पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। एक रोटी दिखाएंगे वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा थाली बजाओ बज गई। अब वो सोच रहे हैं कि एक रोटी दिखाएंगे हम एक दिन और तब लोग रोटी की ओर दौड़ेंगे। ये हमारे को उस ओर ले जा रहे हैं। आज यहाँ तक तो ले आए कि देश की सुरक्षा दांव पे लग गई। आज देश का भविष्य ही खतरे में आ गया है। हिटलर ने भी डिमांड कर दी थी बेटे भारत की सेना से कि भारत का जवान अगर मुझे मिल जाए तो मैं विश्व को जीत सकता हूँ। उसके बाद देखिए अब 47 की लड़ाई लड़ी। और हमारा ये कहना है कि इस अग्निपथ योजना को सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले और जो पहले भर्ती करते थे जिस ढंग से सेना की भर्ती के लिए जैसे पहले टेस्ट होते थे, यहाँ बैठकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या ये संविधान का एक पार्ट नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं? हाँ बिल्कुल है, बोलने का मौका दिया, ये संविधान नहीं है बिल्कुल है, लेकिन हमें अपना हक छीन के लेना पड़ रहा है। जो एक सोशल सिक्योरिटी, आप देखिए देश की सुरक्षा को ही दांव पे लगा दिया। ये पेट की बात नहीं है ना, ये जेब की बात है, ये देश की बात है। और इस टाइम हमला हुआ है हमारे देश पर और हमला करने वाली है बीजेपी और उसके पीछे छुपा हुआ आरएसएस के इर्द गिर्द जो नेता हैं वही करते हैं। सही काम किया ही कब? अगर किसानों के साथ सही करते तो भी हम सड़क पर नहीं आते, आज युवाओं के साथ सही करते तो भी हम सड़क पर नहीं आते। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। कोरोना के समय में मजदूर का पलायन हुआ, मजदूर को रोटी किसान ने खिलाई, मजदूर का रोजगार सरकार ने छीना। उसके बाद उन्होंने देखा कि किसान ने तो मजदूर को रोटी खिला दी, इसका मतलब किसान संपन्न है, किसान को मारो। किसान को मारने चले, किसान आंदोलनरत हुए, आंदोलन में जीत हुई, किसान के साथ किसान के बेटे आए, कहीं ना कहीं फौज में से भी किसान का सपोर्ट आया। इनको लगा ये तो किसान बहुत बड़ी ताकत है, ये इन्होंने रोटी भी खिला दी, आज ये आंदोलनकारी हो गए और कल को फौज भी इनके साथ आ सकती है, इसलिए इन्होंने अगला टारगेट देश की फौज को आपकी बनाया। क्रोनोलॉजी और अमित शाह की क्रोनोलॉजी में काफी फर्क दिख रहा है। बताइए कैसे फर्क दिख रहा है? वो तो कर रहे हैं, मैं तो सरेआम कैमरे पर कहता हूँ ठगी है, देश को ठग रहे हैं। अरे आप जवानों को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देने की गारंटी भी दे रहे हैं कि उनको बाद में नौकरी देंगे। बाद में देने की बजाय जब आपने उनको फौज के लिए ट्रेंड कर दिया है तो क्यों ना उनकी सेवाएं एक्सटेंड करके 15 से 20 साल के लिए लिए जाए। जब एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, अगर मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाता हूँ, 4 साल पढ़ता है, उसको कहूँ 4 साल तो इंजीनियरिंग का काम कर, उसके बाद आपको लगता है मैं उसको आगे यूं कहूंगा नहीं अब इंजीनियरिंग होगी 4 साल, अब डॉक्टर बनाऊंगा तेरे तो को। ग्रेजुएशन के समय पर ही तो बताई जा रही है ना, हित में जिस समय बच्चा वो ग्रेजुएशन करता है उस समय उसे वो 4 साल की नौकरी दी जाएगी। और 21 की उम्र में अगर एक युवा के पास 11 लाख रुपए होंगे तो वो क्या भविष्य बना सकता है? क्या होगा 11 लाख? आप बताइए, आपको मैं आज ही 11 लाख देता हूँ, आप 11 लाख से क्या करेंगे? 11 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को शिक्षा 11 लाख के लिए दी जाती है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, हम सब पढ़ते हैं, हमारे सबके बच्चे हैं। क्या मैं उनकी फीस जोड़ के मैं भी कह दूं कि हर साल की 1 लाख से ज्यादा फीस भरते हैं, भाई 11 साल बाद आपको 11 लाख दूंगा? 11 लाख देने जरूरी नहीं है, विकास जरूरी है, शारीरिक मानसिक ये विकास जरूरी है। वो 11 लाख से करेगा क्या, पहले ये बताए। क्या अमित शाह समझा सकते हैं? क्या अमित शाह उसे ट्रेंड कर देंगे? मैं 11 लाख आपको देता हूं, आपको कहूंगा जाइए इस बच्चे का ऑपरेशन कीजिए। आप 11 लाख से ऑपरेशन करेंगे या नॉलेज से करेंगे? आज अमित शाह को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो इन अग्निवीर के पास चला जाएगा, उनका 11 लाख दे रखे, तेरे को मेरा ऑपरेशन कर दे। अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा वो, जिसने अच्छी डिग्रियां हासिल की है, जिसने 10 साल 20 साल मेहनत किया है, अनुभवी देखेगा। हो सकता है, अग्निवीर का दर्जा दे दिया युवाओं को। मैंने कहा अभी इन्होंने तो दिया, इन्होंने दिया ना, हम तो उसके खिलाफ है। जो अग्निपथ योजना है हम उसके खिलाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पारंगत चीज है, पारंगत होने में समय लगता है। किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को आप एक पहले दिन काम पे लाइए, आपने भी शायद पहले दिन माइक पकड़ा होगा, उससे पहले जर्नलिज्म काम नहीं आया होगा, रोज नया सीख रहे होंगे अनुभव के आधार पर। जो ये आज बैठे हैं, पहले मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री बने, अनुभव लेते हुए सीढ़ियां चढ़ते गए। भाई मुख्यमंत्री बन गया था, 4 साल रहता छोड़ देता, लगा लेता चाय की दुकान। चाय की कहते हैं ना वो, चाय की दुकान लगा लेता, क्या तकलीफ थी? क्यों भाई? आपका तो अभी तक 2000 से लेकर 2022 आ गए हैं, 20 सालों में आपका तो सत्ता से पेट नहीं भर रहा और रोजगार 4 साल का दे। क्यों भाई, किस लिए? कोई तो वो चीजें हो, आप उसको देखिए। 4 साल में वो पारंगत होगा, अगर उसकी सेवाएं हम 15 साल ले ले, तनख्वाह यहाँ भी देंगे, यहाँ भी सरकार ही तो देगी जो नौकरी की गारंटी दे रही है। तो क्यों नहीं वहां? कोई कारण आप बता दीजिए मुझे कि नहीं इसलिए वहां नहीं दी जा सकती। क्या कारण है वो कि वो वहां नहीं रख सकते और उनको यहाँ ला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थरबाजी की जगह गोलियों को ट्रेनिंग दी जा रही है? कि आगे अभी तो पत्थरबाजी करवाती है सरकार, दंगे भड़काने के लिए सरकार ही करवाती है। हो सकता है उनको। डिफेंस के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे जब खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री सेना के वस्त्र धारण करके सेना के बीच में जाते हैं, अलग अलग योजना और सुविधाओं की बात करते हैं, तो क्यों डिफेंस के साथ खिलवाड़ होगा? देखिए बेटे आपका जो टीओडी का प्रश्न है इसको मैं रोजगार से नहीं जोड़ना चाहूंगा। ये सरासर जो है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है।
क्योंकि सेना का काम रोजगार देने का नहीं होता है, रोजगार तो एक बहाना होता है। युवा सेना के अंदर रोजगार के तौर पे नहीं जाता है, वो देश की सुरक्षा और एक आत्मसम्मान के लिए जाता है। जो हमारा लोकल परिवेश है ना, वहाँ पे क्या है कि मानसिकता बनी हुई है बच्चों की कि सेना में जाएंगे तो सम्मान भी पाएंगे। किसी भी गांव में हम जाते हैं तो एक सैनिक आता है तो उसको बड़े सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। तो ये जो है ना सरहदों देश की की सेवा के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचेगी? सरकार भी तो देश की सेवा के बारे में सोचेगी ना, अगर नहीं मुद्दा देश की सेवा से जुड़ा हुआ है तो। देखिए, देश की सेवा को प्राइवेट किया जा रहा है, ये अपने सिर्फ 2 पूंजीपति साथियों के लिए। हाँ। इस सारी सेना को भी प्राइवेट कर रही है, सेना को प्राइवेट नहीं कर पा रही थी किसी भी तरह से, तो प्राइवेट करने का एक ये तरीका है, माध्यम बनाया है इन्होंने टीओडी का। क्योंकि इससे पहले की जो हमारी सेना थी, आप इसका इतिहास उठा के देखिए, देश 47 में आजाद हुआ था, लेकिन 2 लड़ाइयाँ भारत की फौज जो है अंग्रेजों की तरफ से भी लड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसके अंदर कौन जीता था? भारत की सेनाओं ने जीता था। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसमें कौन जीता था? भारत की सेनाओं ने लड़ा था। वही संयुक्त राष्ट्र वाले जीते थे जिनकी तरफ से भारत की सेना लड़ी थी। हिटलर ने भी डिमांड कर दी थी बेटे भारत की सेना से कि भारत का जवान अगर मुझे मिल जाए तो मैं विश्व को जीत सकता हूँ। उसके बाद देखिए, अब 47 की लड़ाई लड़ी, कौन जीता था? भारत जीता था। और उससे लेकर आज तक मैं 62 को एक अपवाद मानता हूँ। 62 में भी हम हारे नहीं थे, हमारे साथ धोखा हुआ था। चीन ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा था, क्योंकि पहले उसने क्या कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और पीछे से हमला करके हमें धोखे से हराया था। उसके बाद चीन को हमने 67 में हराया। सिक्किम को हमने चीन की नाकों के नीचे से लिया ना, चीन के हाथों के उसके पंजे से लिया है चीन के। और उसके बाद चीन से हम कभी हारे नहीं है। लद्दाख में भी देखा होगा ना, चीन को हमने हराया, पाकिस्तान को हमने हराया। 71 की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसी सेना ने किए थे ना। तो मैं इन जर्नलों से भी कहना चाहूंगा बेटे कि जर्नल अगर बने तो वो सैम मानेकशॉ जैसे बने, ना कि आज के सेना के प्रमुख क्या कर रहे हैं? सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। जबकि सेना का अगर कोई पॉलिसी आई है तो उसकी प्रचार का माध्यम रक्षा मंत्रालय होता है, सेना प्रमुख नहीं होते हैं बेटे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सीधे तौर पे कि सेना के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और दूसरी आप क्या पूछना चाहते हैं बताएं? पर अग्निवीर का दर्जा तो दिया जा रहा है ना उन्हें। बेटे आप अग्निवीर अभी कह रहे थे कि उन्हें कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कुछ आगे के लिए नहीं दिया जा रहा। अग्निवीर उन्हें कहा जा रहा है, एक ऐसा नाम सोचा है सरकार ने। आदिकाल से एक जो सैनिक की इज्जत होती है ना, वो अग्निवीर की इज्जत नहीं होगी। अग्निवीर आप बना रहे हो, अग्निवीर मैं बता दूं आपको खोल के क्या बनाया जाएगा। अग्निवीर आज की तारीख में जैसे एक अफसर के साथ ये सिर्फ जवानों की सेना में कटौती की जा रही है, अफसरों की रिक्रूटमेंट उसी प्रकार से होगी जैसे पहले होगी। ये सिर्फ सेना के सैनिकों की संख्या घटाई जा रही है। और इन सैनिकों से क्या काम करवाए जाएंगे 4 साल में? 4 साल में एक पारंगत सैनिक जो होता है ना, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं उसको पूरी ट्रेनिंग प्राप्त करने में। और उसके बाद भी जब ग्लेशियर में उस जवान को भेजा जाता है तो तकरीबन 4 से 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है। अब इनको अगर 6 महीने की ट्रेनिंग देके अग्निवीरों को आप ग्लेशियर में भेज दोगे ना, तो ये सारे मर जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद के बयान सुने आपने कि 4 साल बाद क्या होगा? हाँ जी, सुनिए। क्या 4 क्या साल उन्हें के सिखाया पहले 4 साल जाएगा? की सुन लीजिए ना। उन्हें खाना बनाना सिखाया जाएगा, उन्हें इस्त्री करना सिखाया जाएगा, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक दी जाएगी। बेटे 4 साल के अंदर ये ट्रेनिंग कैसे देंगे? एक जो सैनिक होता है ना, वो पहले तो खुददार होता है, उसकी खुददारी को तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा कि 4 साल में वो 25% के कोटे को हासिल करने के लिए अपने जो अफसर होते हैं उनकी जी हजूरी करेगा, उनके सालाना अपनी रिपोर्ट को ठीक कराने के लिए उनकी गुलामी तक वो करेगा कि 25% में किसी प्रकार से वो आ जाए, क्योंकि हर साल रिपोर्ट जाएगी और उस सालाना रिपोर्ट के आधार पे ही 25% लिए जाएंगे। और आप क्या कह रहे हो बार-बार 11 लाख फिक्स कहाँ है? अप टू 25 बोला है ना, अप टू 25 में 25 कहाँ फिक्स है? तो कितना भी हो सकता है वो तो। बिल्कुल, वो तो 5 से 20-25% के कह रहे हैं ना, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान रहा हूँ ना 25%। और आप बार-बार ये 11 लाख का क्या जुमला छोड़ रहे हो मोदी की तरह से? हम 11 क्यों लाख छोड़ेंगे सरकार 11 ने लाख छोड़- का जुमला? आप कह रहे हो ना हमें कि थोड़ी ना देने 11 लाख, सरकार को देने, सरकार जुमला छोड़ेगी ना। सरकार 11 लाख नहीं रुपए देगी। सरकार क्या करेगी? पीएफ के पैसे काटेगी। हाँ। 30,000 रुपए काट देने की कोई बात कर रही है ना, 30,000 में से 9,000 काट रही है, तो 5.5 लाख रुपए तो उस लड़के के हैं। जो लड़का दे रहा है वो अपने जो कमाई के पैसे हैं उनमें से कटवा रहा है, और वो 11 लाख लेके घर नहीं आएगा। उस 11 लाख के अंदर से 25% का कोटा हासिल करने के लिए उन जो अफसरों की वो गुलामी कर रहा था ना, उनको वो ऑफर करेगा कि सर मुझे 25% में ले लीजिए, 11 लाख तो मेरे पास ये हैं और मैं अरेंज कर दूंगा। इतने विरोध प्रदर्शन हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? देखिए, सरकार नहीं है आज की तारीख में, सरकार होती थी जन। संविधान तो है, नहीं, लोकतंत्र तो है। देखिए, जो इस संविधान की और जिस कानून की आप बात कर रहे हो ना, वो मकड़ी का एक जाड़ा है। मकड़ी के जाले के अंदर कीड़े मकोड़े फंसते हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं ना, मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। नहीं तो अगर जिस संविधान की बात कर रहे हो आप, उसी संविधान के अंदर तो जज लोया की हत्या की गई थी, उसकी सुनवाई क्यों रोक दी गई? शीतला तीस्तवाड़ है जो कितने क्रांतिकारियों की बेटी थी, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया है। तो संविधान सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए एक माध्यम है। जो साधारण जनता होती है ना, उस पर सत्ता का राज कायम करने के लिए उस संविधान का प्रयोग किया जाता है। संविधान बनाया गया था लोगों को हक देने के लिए, लेकिन आज की तारीख में सत्ता इस प्रकार की आ चुकी है कि उसका दुरुपयोग करके लोगों को गुलाम बना दिया। अच्छा, एक नारा दिया जाता है, आपसे मैं पूछूंगी, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे ही सेना में भर्ती होते हैं, वही तैयारी करते हैं सेना की। तो इस नारे का आज क्या भूमिका रह गई है, मुझे बताइए।
आज के दिन इस नारे की कोई भूमिका नहीं रही। किसान जय जवान जय किसान, किसानों को उन्होंने बिल्कुल तड़ी में लगा दिया है, जवान की तैयारी कर दी है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से जो कभी लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, उसका आज के दिन इन्होंने कोई वजूद नहीं छोड़ा। किसान की दुर्दशा है, सैनिक ये कर रहे हैं। बताओ इससे ज़्यादा मतलब क्या वजूद है आज के टाइम में? हम देते हैं क्योंकि वो हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमने उसे किसान को किसानी करके खुशी मिलती है, जवान को सेना में जाकर खुशी मिलती है, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए जाते हैं वहाँ पे। जब किसानों का बिल आया था तो सरकार कहती थी कि किसानों के हित में है, किसान इस चीज को समझ नहीं पाए। अग्निपथ योजना आई तो सरकार ने कहा कि युवाओं के हित में है, पर युवा इस चीज को समझ नहीं पाए। तो क्या वाकई में सरकार समझाने में नाकाम है या समझ ही नहीं पा रहे हैं? समझाने में नाकाम ना वो ना हम हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ समझने लायक है ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती समझाया जा रहा है, ठीक है। मेरे सिर में दर्द है, कोई समझाया जा रहा है या थोपा जा रहा है? समझाया जा रहा है ज़बरदस्ती, यानी कि थोपा जा रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, हर चीज़ जो भी बिल लेके आ रहे हैं, जो भी योजनाएं लेके आ रहे हैं, पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इनको अलग से सेमिनार अपने जो इनकी पार्टी लेवल है, जो कैडर है, उनसे इनको स्पेशल तैयार किया था। कब आप लोगों को ये समझाना है? क्या पहले की सरकारें संशोधन नहीं करती थी बिलों में? क्या उनको समझाना पड़ता था पब्लिक के बीच में जाके? संशोधन कर तो रही है, पहले की सरकार सरकार भी कर रही है। बिल आए 15 दिन हुए हैं और संशोधन 3-4 कर दिए। वो ये देखो ना, पहले वाले जो संशोधन होते थे, हर लॉ में होते थे, हर उसमें होते थे, लेकिन क्या उस वक्त की सरकारें अपने कैडर को लगाती थी कि अब आप लोगों को बीच में जाके संशोधन लोगों को समझाइए कि इनको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये चीजें वहां से लेके आ रहे हैं जहां लोगों का कोई वजूद ही नहीं छोड़ रखा है उन्होंने। पहले 10% आरक्षण मिलता था, जो अब दे रही है सरकार। कौन सा 10%? 10% आरक्षण की बात कर रही है जब से योजना आई है। इस योजना में? हाँ। नहीं, इस योजना का तो मेरे को पता ही नहीं है। इस योजना का आरक्षण का, क्योंकि इस योजना में अभी तक इतनी बातें वो बोल चुके हैं कि सरकार को खुद नहीं पता होगा कि ये योजना क्या है। इतनी बार इसमें बदलाव कर चुके हैं। इसमें हमारे को जो मोटा-मोटी समझ में आ रहा है वो सीधा सा मतलब है कि ये फौज ना रहने देने के लिए है। वो बिल्कुल क्लियर है। फौज नहीं छोड़ी है। वो प्राइवेट बिजनेसमैन का एक टूल्स बनाया जा रहा है और उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग बिजनेसमैन के लिए आए हैं। बिजनेसमैन नहीं कहूँगा, कैपिटलिस्ट। बिजनेसमैन नहीं है ये, सॉरी मैं वर्ड गलत यूज कर गया। दे आर वर्किंग फॉर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का इससे क्या जोड़ होगा? जो आप बार-बार अडानी अंबानी की तरफ सब इशारा कर रहे हैं, उनका इस योजना से क्या मतलब होगा? ये जो सस्ते लोग तैयार होंगे, ये कहते हैं कि हम प्रेस करना सिखाएंगे, हाँ। हम गार्ड बनाएंगे, हाँ। हम टूल्स उठाना इनको सिखाएंगे, टूल्स यूज करना। क्या है ये? सेना को सैनिक चाहिए। ट्रेनिंग आईटीआई में हो जाएगी। सैनिकों को तो सैनिक रहने दो कम से कम। मेरे फादर फौज में रिटायर आए हैं 84 ईयर्स के। मेरे दादा, मेरे परदादा और मेरे छोटे भाई अभी भी फौज में। वो सब इसके खिलाफ है। सब खिलाफ है। हाँ। क्या है ये? एक सैनिक को जो सुविधाएं मिलती हैं वो उसको एश्योरेंस है, इस राष्ट्र की तरफ से, इस देश की तरफ से एक एश्योरेंस है, आप इस देश के लिए काम कर रहे हो और हम आपको वो सब सुविधाएं देंगे। सीएसडी कैंटीन से लेकर, पेंशन से लेकर, आपको स्वास्थ्य में लेकर, आपकी फैमिली को एक सोशल एश्योरेंस, मतलब एक सोशल सिक्योरिटी। आप देखिए, देश की सुरक्षा को ही दांव पे लगा दिया। ये पेट की बात नहीं है, ना ये जेब की बात है, ये देश की बात है। और इस टाइम हमला हुआ है हमारे देश पर और हमला करने वाली है बीजेपी और उसके पीछे छुपा हुआ आरएसएस और उस आरएसएस को चलाने वाला कॉर्पोरेट्स जो कैपिटलिस्ट है। ये सीधी सी बात है। और देश के ऊपर जो इन्होंने करके लेके आए हैं, देश से समझौता नहीं भाई, बिल्कुल भी मान के नहीं। क्या है? अब आप यहाँ पर 22 तारीख से आप यहाँ पर बैठे हैं, 10 दिन से ऊपर का वक्त आपको हो चुका है। कब तक यहाँ पर इस प्रकार से बैठे रहेंगे? किस प्रकार की आगे की आप लोगों की योजना है कि किस प्रकार से आगे आप प्रक्रिया करेंगे? देखिए, आगे का कई लोग तो कहते हैं कि फार्म इतने भरे गए। हम कहते हैं देश में बेरोजगारी कितनी है, फार्म भरने से रोकना हमारा काम नहीं है, ठीक है। जो लोग भर रहे हैं वो भरें, उनसे रोकने का हमारा काम नहीं है। फार्म भरे क्यों जा रहे हैं, ये सरकार को और पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। एक रोटी दिखाएंगे वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, बज गई। अब वो सोच रहे हैं कि एक रोटी दिखाएंगे हम एक दिन और तब लोग रोटी की ओर दौड़ेंगे। ये हमारे को उस ओर ले जा रहे हैं। आज यहाँ तक तो ले आए कि देश की सुरक्षा दांव पे लग गई। आज देश का भविष्य ही खतरे में आ गया है, ठीक है। फिर भी युवा फार्म भर रहा है, यानी कि एक रोटी के लिए भी लड़ेगा वो, इनकी सोच ये है। लेकिन हम कह रहे हैं बीच में किसान आता है, गाँव आता है, गांव का मजदूर आता है, गांव का मेरा वर्ग आता है, शहर कस्बों में भी कुछ लोग अच्छे हैं, वो सब लड़ेंगे। देश को दांव पे नहीं लगने दिया जाएगा। देश की अस्मिता जो है, इस सरकार ने हमारे देश को ललकारा है। ये लोगों को कभी भी समझ में आए। जो 97 से लेकर शायद 105 हो गए हो अभी तक तो, क्योंकि रोजाना चैनलों की, इनके जो कैपिटलिस्ट ने जो चैनल खोले हैं उनकी संख्या रोजाना बढ़ रही है। अब वो समझा रहे हैं, उन चैनलों पे बहस चल रही है। और जैसे कि आपको बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, कि एक नुपुर शर्मा जी टीवी पे बहस करती हैं और असर ग्राउंड पे होता है। टीवी की बहसों से ग्राउंड खराब हो रहे हैं। इस देश का बर्बादी का बिल्कुल लास्ट स्टेप इन्होंने उठाया है कि सेनाओं को साफ कर दो, क्योंकि सेना जब तक रहेगी तब तक ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। और वो इन्होंने स्टेप उठा लिया है कि ये देख रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं साथ साथ। अभी देखो, आपने एक चीज बताऊं कि ये कह रहे हैं कि हमने अब अप टू 50 भी ले लेंगे, ठीक है। ये भी कहेंगे 100% रखेंगे,
जो 15 16 17 साल उसमें जाएगा क्या, ये कहेंगे। मतलब संशोधन करेंगे। हाँ, ये करेंगे, संशोधन ये वहां तक भी आएंगे, क्योंकि हम प्रेशर डाल रहे हैं। इन्होंने देखा लोग प्रेशर डालेंगे तो कर देंगे, नहीं डाला तो नहीं डाला। वो क्या था ना कि छोटी सी बात है, वो ढाबे वाले थे या रोटियों वाले जो बना के खिलाते हैं, वो लोग राजा या गाँव के जो नगर पालिका का है उसके पास गए कि भाई हमारा जो रेट जो है ना रोटी का 1 रुपये से काम नहीं चल रहा पा रहा है, तो आप 1.5 रुपया हम करेंगे, तो कोई आप लोगों की परमिशन चाहिए। तो उसने कहा यार 1.5 की नहीं है, तुम एक काम करो, तुम 3 रुपये कर लो। बोला अच्छा आदमी है यार, हम तो 1.5 करवाने थे, 3 कर दी इन्होंने। बोले कि करो, वो वापस गए, उन्होंने 3 रुपये कर दिए। जनता का विरोध आया, सब कुछ आया, लूट रहे हैं उठ रहे हैं, ठीक है। बात जनता हाकिम तक ले गई, हाकिम यानी कि राजा। जब हाकिम तक बात गई तो हाकिम ने क्या कहा, ठीक है भाई लूट रहा है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं रोटी का रेट वही 1.5 रुपये कर देता हूँ। यही तो हुई ना बात, यानी कि उसने 50 पैसे बढ़ा भी दिए। और ये लोग वही करने वाले हैं। पेंशन जो सुविधाएं हैं, देश की सुरक्षा दांव पे लगी है। अगर आज सैनिक को उसकी पूरी फैसिलिटीज ना मिलेंगी तो देश नहीं बचने वाला है। इस देश को बचाने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। आप कुछ कह रहे थे। बेटे सही मायने में ये जो है योजना सरकारी खर्चे पे कारपोरेट्स के लिए गार्ड की ट्रेनिंग का योजना है। देश की फौज के लिए ये योजना नहीं है। सरकारी खर्चे पे प्राइवेट गार्ड्स तैयार किए जाएंगे। दूसरा, कई बार आप कहते हैं विदेशों में ये योजना है, तो जिन देशों की आप तुलना कर रहे हैं इजराइल जैसे देशों की, उनकी टोटल जनसंख्या कितनी है बेटे? दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है, 50 लाख वहाँ की जनसंख्या है। वहाँ पे सैनिक ढूंढे से नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके की स्कीम ला रखी है। और भाड़े के सैनिकों को अगर आप देखेंगे ना, तो यूक्रेन का हाल देख लीजिए। अर्थव्यवस्था के तौर पे हमसे बहुत बेहतर था, हर घर में मर्सिडीज गाड़ी थी, लेकिन आज अगर इकट्ठी सेना होती ना उनके पास तो वो लड़ लेते। लेकिन भाड़े के सैनिकों से देश नहीं बचाए जाते हैं। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिल्कुल, डिफेंस सिस्टम से जो पुराने तरीके थे, पुराने तरीकों से अगर हमारी फौज कभी हारी हो तो सुधार की जरूरत पड़ती है। अगर कभी हारी ही नहीं है तो मेन मुद्दा आप ये है, कह रहे हैं उन्हें मजबूत बनाने की जगह और कमजोर किया जा रहा है। मजबूत बनाने की जगह कमजोर ही नहीं किया जा रहा है। इसको आप पहले देखिए, कभी टाटा ने ऑफर किया था कि पूरे फौज का खर्चा हम दे देंगे, सिर्फ यहाँ पे टाटा लिख दीजिए। तो देश के प्रधानमंत्रियों ने मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से देश की फौज जो होती है उसकी हो जाती है। तो आज ये धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और देश की फौज की जो पेंशन स्कीम थी ना, उसको तो ये डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते थे। तो इस माध्यम से फौज की स्कीम को और जो पेंशन की स्कीम है उसको खत्म करने के लिए भाई साहब ने ठीक कहा, धीरे धीरे ये 15-16 साल भी चढ़ जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा है उनके भत्ते और उनकी पेंशन खत्म। अच्छा सब लोकतंत्र, और जो आप बार बार कह रहे हैं हाँ। कि सरकार यही तो है कि लोकतंत्र दिखाई नहीं रही। लोकतंत्र संविधान आपको पता चल गया, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसानों के लिए बना रहे हैं, किसान खुश नहीं है। जवानों के लिए बना रहे हैं, जवान खुश नहीं है। तो लोकतंत्र है कुछ कहाँ? कौन है फिर? है कहाँ? मैं कुछ कौन है? कोई भी नहीं। कॉर्पोरेट खुश है, कॉर्पोरेट खुश है। ये बार बार कहा जाता है कि नहीं लोकतंत्र है देश में। लोकतंत्र सिर्फ कागजों में बच गया है, धरातल पर नहीं। अगर धरातल पर होता तो किसान क्यों नहीं आए? वोटिंग हम क्या करते हैं, देश के अंदर व्यवस्था जो है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनी कोर्ट जाती है। पर भरोसा करते हैं सर? कोर्ट पर अभी तक हाँ भरोसा है। तो कोर्ट भी कोई चीज है ना, कोर्ट को भी कोई फैसले लेने दीजिए। क्या हम तानाशाह को इसलिए छोड़ दें कि आप खुली अपनी मनमानी कीजिए और कोर्ट में हम गाए जाएं? लोकतंत्र भी हमारा हक है। लोकतंत्र हमारा हक नहीं है क्या? अगर किसान के लिए कोई बात आएगी तो किसान अपनी बात नहीं रखेगा क्या? शायद आप ही भूल गए हैं बच्चा, लोकतंत्र क्या अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या पत्थरबाजी जैसी चीजें होंगी? क्या पब्लिक संपत्ति को आग लगाई जाएगी? क्या वो चीजें कोर्ट फैसला नहीं करेगा उस चीज का? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी। क्या आपको लगता है यहाँ किसी ने आग लगाई? क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसे काल में किसी को कोरोना हुआ हो? भय दिल्ली के इतने चारों तरफ बैठे रहे, क्या किसानों ने एक भी व्यक्ति को हानि पहुंचाई? कोई भी व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाई गई, सिवाय उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज रखी। लेकिन क्यों आवाज रखनी पड़ी ये भी ध्यान कीजिए। उनकी लोकतांत्रिक हत्या कर दी गई, उनके हक छीन लिए गए, इसलिए उनको मजबूरी में 13 महीने बैठना पड़ा। और 13 महीने जो बैठे उन्होंने अपने घर से अनाज दिया, घर से खाना दिया, घर से समय दिया। तो जनता तो यह सब देखती है ना, जनता तो उजागर है ना, जनता को तो सब पता है ना, तो जनता क्यों चुनती है फिर? दोबारा इन्हीं की सरकार आई ना। नहीं, वोट को इन्होंने खरीद लिया है। कहाँ चुना? किसने चुना? आपको लगता है चुना? आज वहां हुई ये शिवसेना की, क्या अभी महाराष्ट्र का मुद्दा 10 दिन चला है, क्या चुनाव हुआ है क्या? वहां चुनाव हुआ? वहां शिवसेना का जो मुख्यमंत्री था, आज वो इधर से इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस हो गया, कांग्रेस एनसीपी बाहर हुई। चुनाव हुआ क्या? कहाँ थी जनता की आवाज? कहाँ चुनाव हुआ? आप बताइए। जहां हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं आप, इन्होंने दुष्यंत चौटाला के भाषण उठा लीजिए। इन्होंने कहा था हम बीजेपी को यमुना पार भेज देंगे, और बीजेपी से दुखी और मोदी और ये बीजेपी को गाली देते हुए थे। आज वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठे। जनता का कसूर तो बताइए। 36% वोट था, 10 विधायक थे जो जेजेपी को दिया, वो वही तो वोट था जो बीजेपी को नहीं जा रहा था। उन्होंने वो वोट बीजेपी को दे दिया, तो क्या हुआ? बात यहाँ पक्ष विपक्ष की तो है ही नहीं ना, बात तो है कि राजनीति में केवल आम जनता ही क्यों पिसती है? आम जनता इसीलिए पिसती है कि जनता में लोकतांत्रिक, जो आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र देश में है, संविधान है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। संविधान है सर, तभी तो आप अपनी आवाज उठा पा रहे हैं ना। आज संविधान ही नहीं होता तो कौन सुनता? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन कहाँ है? आपकी आवाज तभी तो पहुंच रही है ना लोगों तक। यहाँ कितने कितने लोगों तक पहुंच रही है? कहाँ? कौन सा चैनल बताएंगे? शाम को जो इस
चैनल डिबेट्स में हम देखेंगे रात को, शायद ही कोई चैनल हमारी बात दिखाएगा। सर, कितने आप चैनल यहाँ बैठकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या ये संविधान का एक पार्ट नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं? हाँ बिल्कुल है, बोलने का मौका दिया, ये संविधान नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन हमें अपना हक छीन के लेना पड़ रहा है। जो हमें अपना हक मिलना चाहिए वो हमें छीनना पड़ रहा है, और छीनना लोकतंत्र में नहीं है। तभी हम कहते हैं कि बार बार एक लोकतंत्र शब्द को वो अपने लिए प्रयोग करते हैं, वो बिना चुनाव के सरकारें बदल देते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो। उनके पास सिर्फ और सिर्फ राजनीति को बर्बाद करते हुए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स का पैसा है। जो अडानी 60,000 करोड़ आज कह रहा है कि मैं अपने 60वें जन्मदिन पर लगाऊंगा देश की सेवा के लिए, उसने चुनाव में कितना पैसा लगा दिया होगा बताइए? क्यों अडानी को ही फायदा हुआ? अरे देश में पूरा देश डूब रहा है, कोरोना में नौकरियां चली गई, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसी में उसकी जो आय की वृद्धि थी वो थोड़ी नहीं कई सौ गुना बढ़ गई है। ऐसा क्या मंत्र मार दिया? मोदी जी को, सरकार को, अडानी को बुलाकर इस देश की जनता को वो मंत्र बताना चाहिए। ये अग्निवीर योजना नहीं, वो मंत्र बताएं ताकि ये भी कई गुना करोड़पति हो जाए। वो इस देश के प्रधान सेवक हैं, कॉर्पोरेट्स के नहीं। देश की जो सरकार होती है उसका काम पैसा कमाना नहीं होता, उसका काम देश चलाना होता है। जैसे परिवार में एक पिता मुखिया होता है, उसका काम खर्चा करना होता है, बच्चों के लिए परिवार चलाना होता है। वो ऐसे नहीं कहता हाँ भाई चलो बच्चों सारे इकट्ठे हो जाओ, शाम को कमा कर लाओ दो। तो यहाँ सरकार का काम देश चलाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये हर सरकार क्या कहूँ, राजा के मोनार्की जो होती थी उसमें भी जनता का हक होता था शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का। यहाँ कुछ नहीं बचा है। और डेमोक्रेसी में तो वोट का अधिकार भी है, लोकतंत्र का अधिकार भी है, बोलने का अधिकार भी है। वो तो चले ही गए हैं, यहाँ तो मोनार्की के हक भी चले गए। चलिए एक छोटी सी बातचीत मैं महिला से भी कर लेती हूँ, 2 मिनट की बातचीत उनसे भी आखिरी में मैं पूछूंगी। लगातार आप भी यहाँ पर काफी दिन हो गए हैं आपको भी यहाँ बैठते हुए, और आप देख रहे हैं कि आपके भी खुद के जो है बच्चे होंगे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इस योजना को लेकर यहाँ पर बैठे, क्या कहेंगी? बिल्कुल यही कहेंगे कि जो बच्चे हमारे सेना की तैयारी कर रहे थे लगातार 3-4 साल से, और कोरोना काल में या लॉकडाउन लगने के बाद उनकी भर्ती नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल हो चुका है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके टेस्ट हो चुके हैं, जो पास कर चुके हैं, उनको वो मिला नहीं है कि उनको सेना की भर्ती का ऑर्डर नहीं मिला है। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हैं और बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। ये जो अग्निपथ योजना आई है 4 साल के लिए, इससे सरकार ने युवाओं की कमर तोड़ने का रास्ता खोल दिया है। इससे और कुछ नहीं होगा, युवाओं का कोई भला होने वाला नहीं है। युवा हमारे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो कुछ और ही बनने जा रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे जो सवाल आपने पूछे हैं और लोगों ने बताए हैं, उससे समाज के अंदर अफरा तफरी का माहौल ही पैदा होगा। और हमारा ये कहना है कि इस अग्निपथ योजना को सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले, और जो पहले भर्ती करते थे जिस ढंग से सेना की भर्ती के लिए, जैसे पहले टेस्ट होते थे, पहले बच्चों को भर्ती करने के लिए 25 साल, 20 साल, 10 साल जैसे भी वो होना चाहते थे, उसी तरह से भर्ती की जाए। और ये टीओडी जो योजना है इसको तुरंत सरकार वापस ले, नहीं तो पूरे देश के अंदर आक्रोश है, महिलाओं के अंदर भी आक्रोश है, युवाओं के अंदर तो आक्रोश है ही। हरियाणा के युवा जो इधर उधर से पैदल चल करके और जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, उन्हीं युवाओं को जो हमारे समझदार लीडर हैं या जो उनके माता पिता हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उन लोगों ने उनको यहाँ पर रोक के इस धरने को लगाया हुआ है। तो ये कब तक चलेगा धरना? धरना जब तक ये योजना वापस नहीं होगी तब तक चलेगा। तो अभी तक आपको 10 दिन हो गए, कोई हल्की सी भी प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से आई है क्या? प्रशासन जो है बार बार इसमें योजना में कभी कुछ संशोधन कर रहा है, कभी वो कुछ तो पहले किए थे, वो तो स्टार्टिंग में ही कर दिए थे। मैं अभी फिलहाल 10 दिन की बात कर रही हूँ, जब से आप यहाँ बैठे हैं। यहाँ हरियाणा प्रशासन की तरफ से कोई आपके लिए कोई सुविधा आई हो या कुछ आपके लिए? हाँ, बहुत सारी सरकार को दिखते आ रही है, और यहाँ खट्टर सरकार को ये कहना पड़ा कि 4 साल के बाद जो युवा आएंगे हम उनको यहाँ सरकारी नौकरी में लेंगे, उनको ये कहना पड़ा। जबकि हमारे पास उदाहरण है कि पहले जितने हमारे वीर भाई या सैनिक भाई आते हैं सेना से रिटायर होने के बाद, उनको यहाँ पूरी तरह से कोई रोजगार नहीं मिलता। तो हम कैसे गारंटी कर लें इस बात की कि वो 4 साल के बाद जो हमारे युवा 21 साल के होकर के ना उनका कुछ कोई रोजगार होगा, और 11 लाख में वो क्या कर लेंगे? जो आप 11 लाख रुपए की बात उठा रहे हैं, 11 लाख में क्या आता है आजकल? तो ये बहुत ही खतरा है युवा पीढ़ी के लिए, मैं ये समझती हूँ। और सरकार जिस तरह से किसानों की कमर तोड़ने के लिए 13 महीने वहां आंदोलन के लिए बिठाया था, इसी तरह से युवाओं के साथ मतलब ये भी एक अब आंदोलन बन सकता है बड़ा? बिल्कुल बड़ा आंदोलन बनने वाला है, बनेगा, थोड़ा समय लगेगा अभी। चलिए तो तो इसी के साथ आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार अभी भी लोगों में अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश है, और अभी भी इतने दिनों बाद भी आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार सड़कों पर युवा उतरे, युवाओं ने अपनी बात कही, और इसी के साथ मैं आपको दिखाती रहूंगी हर खबर। देखते रहिए।